तो माय डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी कि भूगोल की महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन और उसके उत्तर बताने वाला हूँ जो पिछले वर्ष में कई बार रिपीटेड है और इस बार भी आने के चांस है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, वर्ष आपका द्वितीय है यानी कि बीए सेकेंड ईयर है और सेमेस्टर आपका तृतीय यानी कि थर्ड सेमेस्टर है। सब्जेक्ट भूगोल है। प्रश्न पत्र का नाम है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, यानी क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र का नाम है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर भी हैं, आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए, आपदाएं जो आती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आपदा प्रबंधन जो है प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की रक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विशिष्ट तैयारी की प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करता, बल्कि यह योजना बनाकर जोखिम को कम करने में सहायता करता है। आपदा प्रबंधन मतलब कि कोई भी जहाँ प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा में ज्वालामुखी आ सकता है, तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो इन सभी आपदाओं के दौरान हम अपने आप को कैसे, अपने जीवन को और अपने संपत्ति को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, फिर सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और जो मानवकृत आपदाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि इमारत मतलब कि आतंकवादी हमला हो गया, आग लगना हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मानवकृत आपदाएं हैं, ठीक है। तो इन सब से आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में इसमें प्रबंध कैसे किया जाता है वही बताया जा रहा है। तो फिर से सुन लीजिए, आपदा प्रबंधन प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की रक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विशिष्ट तैयारी की एक प्रक्रिया जिसको आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करता, बल्कि योजना बनाकर जोखिम को कम करने में सहायता करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। अब भैया आपदाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताइए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपदाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती प्राकृतिक आपदा, जो कि आप लोग जानते हैं नेचुरल होती है, वो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। और मानवकृत भी आपदाएं कुछ ऐसा ही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक और आप प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा दोनों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हैं प्राकृतिक आपदाएं और कौन कौन सी मानवकृत आपदाएं हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदा के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक आपदा कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी आ गई, भूस्खलन हो गया, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, हिमस्खलन हो गया। तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। और वहीं पर मानव निर्मित भी कुछ आपदाएं हैं, जैसे कि मानव निर्मित आपदा किसी भी प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि इमारत का ढहना, इमारत गिर गई, आतंकवादी हमला हो गया, औद्योगिक खतरा हो गया, ठीक है, और आग लग गई, भगदड़, दंगा, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये मानव निर्मित आपदाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके बारे में लिखेंगे। अब अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि सूखा आपदा जो होती है, सूखा पड़ नहीं जाता, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश होती ही नहीं, ठीक है, तो सूखा पड़ गया, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो चले जानते हैं। उत्तर लिखेंगे कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस दशा को सूखा कहा जाता है जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% कम हो, मतलब कि 100% हो रही हो और 75, ठीक है, और उसमें से 25% ही हो और 75% ना हो, ठीक है, तो उस दशा को सूखा कहा जाएगा। और विभाग द्वारा सूखे के दो वर्ग बताए गए हैं। प्रथम वर्ग में सामान्य सूखा तथा द्वितीय वर्ग में प्रचंड सूखा रखा गया है। जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 25 से 50% कम हो जाए तो वो सामान्य सूखा कहा जाता है, और जबकि 50% से अधिक वर्षा का अभाव कम हो जाए तो उसे प्रचंड सूखा कहा जाता है, ठीक है। दूसरी ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र वर्षा जल की कमी के परिणाम स्वरूप निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार सूखा आपदा के बारे में परिचय लिखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद बाढ़ के बारे में लिखिए, यानी कि जब पानी का बहाव अधिक हो जाता है, जब पानी अधिक हो जाता है तो उसको बाढ़ कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि अधिक बारिश हो जाती है। तो उत्तर लिखेंगे, ऐसी प्राकृतिक आपदा जो सामान्यतः अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होती है बाढ़ कहलाती है। अत्यधिक वर्षा या बांध व तटबंध टूट जाने पर नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, तो निकटवर्ती भूभाग जलमग्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे बाढ़ आ गई। तो बाढ़ मतलब कि क्या होता है कि सीमित से ज़्यादा बारिश हो गई तब बाढ़ आ जाता है, पानी भर जाता है। ये फिर कोई नदी में पानी का बहाव ज़्यादा आ गया या फिर पानी सामान्य स्तर से उसमें वृद्धि हो गई, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो समुद्र हो, तो आपके क्षेत्र में आ गया पानी, तो
बाढ़ उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बाढ़ के बारे में परिचय सिंपल सा लिखेंगे, बस आपको एक बार ध्यान देना बस। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। और मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा ना, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है, एक छांट छांट के प्रश्न रखे गए आप सभी के लिए। ठीक है, तो वायु प्रदूषण की वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नवत है, और एकदम सिंपल परिभाषा। ठीक है, तो प्रमुख कारणों में एक प्रमुख कारण पहला है कि उद्योग का अधिक विकास व उनसे निकला विषैला पदार्थ एवं गैस जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री लगी हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनसे बहुत सारे गैसें निकलती हैं, बहुत सारे महक ऐसी होती हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को यानी कि हवा को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वाहनों के प्रयोग से अत्यधिक वृद्धि और उनसे निफरत धुआं। आप लोगों ने बाइक और कार देखा होगा, उसमें जो धुआं निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट को तो प्रदूषित करता है, वायु हवा को भी प्रदूषित करता है। ठीक है, और वही हवा हम लोगों ग्रहण करते या फिर हम लोगों तक आती है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के जीवन में या फिर हमारे शरीर में वो कहीं ना कहीं बहुत उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वाहनों के प्रयोग से अत्यधिक जो निकला हुआ धुआं जो हमारे वायु को प्रदूषित करता है। और अगला, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में वृद्धि और उनका वायुमंडल में मिश्रित होना। तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ जैसे कि आपने खाद वाद देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, और इनसे भी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। पेट्रो रासायनिक के प्रयोग में वृद्धि हो गई, नगरों में जनसंख्या का अधिक जमाव हो गया, वनों का निरंतर विनाश हो गया। यानी आप लोग देखते हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। ठीक है, और पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इसकी वजह से सिंपल सी बात है कि अगर पेड़ रहेंगे तो प्रदूषण तो फैलेगा वायु। वनों का निरंतर विनाश होना, अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होना, परमाणु अस्त्रों का परीक्षण। समय समय पर आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो परमाणु बम होते हैं, फिर परमाणु वाली चीज़ें होती हैं, उनका परीक्षण किया जाता है, तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है, वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, और ये कुछ प्रमुख कारण है जिनको ध्यान रखेंगे, फिर आप लोग कर सकते हैं प्रमुख, ठीक है, कारण है और प्रमुख प्रकार भी हैं, आप ऐसे लिखेंगे अगर प्रश्न आता है तो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के बारे में बताइए। तो जल में प्रदूषकों का इतनी अधिक मात्रा में समावेश कि वह जल की सहन क्षमता से अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए, उसे जल प्रदूषण कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, जल में प्रदूषकों का इतनी अधिक मात्रा में समाहित हो जाना या फिर समावेश हो कि वह जल की सहन क्षमता से अधिक हो और वो जो इंसान हो, प्राणी है, उसके मात्र के हानिकारक हो जाए, तो जल प्रदूषण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, इन्होंने कहा है कि जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ में जल मिल जाते हैं, उनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आ जाती है, जल जनित महामारियां फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है, पढ़ लीजिएगा। अब पारिस्थितिकी पर पिरामिड बहुत कमाने को उम्मीद है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, आप पढ़ सकते हैं, मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इग्नोर करेंगे। अगला मृदा अपरदन है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा पर इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना कि विभिन्न मृदा रचने वाली प्रक्रिया उनकी पूर्ति न कर पाए, मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरे शब्दों में मृदा अपरदन का मतलब यानी तात्पर्य जल एवं वायु द्वारा मृदा के विनाश एवं क्षरण से होता है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत जो 200 से 300 वर्ष के लंबे समय में बनती है, वह भारी वर्षा या धूल भरी तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार मृदा का तीव्र गति से विनाश हो जाता है, परंतु उसका निर्माण लंबे समय में होता है। इसी कारण मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिट्टी है, ठीक है, जो मृदा है, वो कंटिन्यू ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन अचानक से बारिश हुई, अचानक से तूफान आया, ठीक है, अचानक से किसी भी चीज़ पानी का बहाव हो गया, तो वो मृदा आप लोगों ने देखा होगा कि बहने लगती, ठीक है, लेकिन वो मृदा कितने दिन से कंटिन्यू वर्षों वर्ष से वो रहती है, लेकिन अचानक से तूफान या बारिश हो जाने से वो वहाँ पे मिट्टी हटने लगती है। ठीक है, तो उसी को मृदा अपरदन कहा जाएगा। बाकी सिंपल सी परिभाषा यही है, बाकी आप लोग इसके बारे में डिटेल में, ये आंसर है, 2-3 बार पढ़ लेंगे, उत्तर अच्छे समझ में आ जाएगा। मृदा क्षय बहुत कम आता, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, भी बहुत कम आने की उम्मीद है, ठीक है, और इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं।
वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण और प्रकारों के बारे में जानना। अब वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? सेम टू सेम वैसा ही है, आप लोग थोड़ा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उत्तर लिख दीजिएगा कि जीवमंडल का आधार वायु प्रकृति की अनुपम देन है जो सर्वत्र व्याप्त है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। प्राणी एवं पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिसे हरे पौधे ग्रहण कर लेते हैं और एक संतुलित चक्र चलता रहता है ऐसे ही, ठीक है। किंतु इस संतुलन में उस समय व्यतिक्रम आ जाता है जब उद्योगों, वाहनों एवं अन्य घरेलू उपयोगों से निकला हुआ धुआं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वायु को प्रदूषित करता है, तो इससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप वायु प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। उसके बाद नमामि गंगे एक योजना है जिससे संबंध भी कई बार प्रश्न आ चुका है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो उत्तर लिखेंगे, सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ या शुरुआत किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019-20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना की मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया। शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ और शौचालयों के निर्माण, ठीक है, शौचालयों के निर्माण, शवदाह गृह का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण, अधजले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके। लोगों को नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित है। तो इस योजना के अंतर्गत इसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलाई गई, इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया ताकि जो लोग गंदगी फैलाते हैं, ठीक है, और गंदगी फैला देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो नदी है उसमें जो पानी हो प्रदूषित हो जाता, तो वो प्रदूषित ना हो और नदी में लोग अच्छे से मतलब उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी पूजा आराधना, ठीक है, और जगह जगह पर घाटों का निर्माण किया गया है, ठीक है, ताकि लोग जो है वो इसको गंदा ना करें, ठीक है। पानी को लोग, आप लोग देखते हैं कि उसमें कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, उसमें नाले का पानी निकाल देते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो गंदगी कुल मिला के कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए ये योजना बनाई गई और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा 20,000 करोड़ रुपये खर्चे गए हैं, ठीक है। और उनका घाट का निर्माण कैसे हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और ऊपरी मतलब कि नदी के किनारे किनारे की सफाई प्लस उसकी बाउंड्री, बहुत सारी चीज़ें की गई, ठीक, वही के बारे में बताया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला बहुत कम आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला भूस्खलन के बारे में बताइए। तो भूस्खलन एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में जानते हैं। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आता है, इसी को भूस्खलन कहेंगे। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है, ठीक है, तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के काटने या पानी की पाइपों में रिसाव या पहाड़ी क्षेत्रों में निवनीकरण तथा भारी बारिश से भी भूस्खलन हो सकता है, तो इसको भूस्खलन कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा, बस आप 2-3 बार उत्तर पढ़ लेंगे, बस समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में बताइए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से अभिप्राय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि से है हरित गृह प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस उष्मारोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौधघर होता है जिसकी छत कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। सूर्य की लघु तरंगें इसमें प्रविष्ट हो जाती हैं, किंतु दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाला विकिरण इस कांच घर से बाहर नहीं हो पाता, जिससे तापमान बढ़ जाता है। हमारा वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तापमान वृद्धि के प्रभाव को ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी है, कई बार रिपीटेड है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा पे क्या आशा है, इसके बारे में जानते हैं, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण शिक्षा को समझाने के लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा की परिभाषा को समझना होगा। शिक्षा समिति एवं
अशिक्षित व्यक्ति के बीच का अंतर है। शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर अंततः निम्न स्तर पर सर्वव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करना है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है एवं कुछ सीमा तक निर्माण करती है। इस शिक्षा की उत्पत्ति व्यक्ति के चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण में होती है। पर्यावरण शिक्षा को हम स्वाभाविक या प्राकृतिक संतुलित तथा नवीनता एवं परिवर्तन के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा मान सकते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपन होते हैं जो विविध प्रकार के मनुष्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इंद्रियजन्य ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य को प्रत्येक क्षण नई अनुभूतियाँ प्रदान करती है। इन्हीं अनुभूतियों पर पर्यावरणीय शिक्षा आधारित है। तो हालांकि हमेशा नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं आता। जैव विविधता एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीटेड है, तो जैव विविधता के बारे में जान लीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे जैव विविधता के बारे में कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। बस, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अजैविक घटक किसे कहते हैं और जैविक घटक, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त अजैविक पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। वे पदार्थ निरंतर जैविक एवं अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार निर्जीव वातावरण के तत्व जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। संरचना की दृष्टि से इन अजैविक पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अकार्बनिक, ठीक है, और कार्बनिक तथा जलवायु संबंधी कारकों में विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। और भौतिक पर्यावरण बहुत कम आता है, लेकिन पढ़ भी सकते, इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। सांस्कृतिक पर्यावरण भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, मतलब कि कभी कभी आए हैं प्रश्न और कभी नहीं आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता, तो ये आएगा पक्का, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटकों के अपने मौलिक स्वरूप, गुण, धर्म व अनुपात में बने रहने की स्थिति पारिस्थितिकी संतुलन कहलाती है। जब तक इनमें बाह्य संतुलन न हो, संतुलन की दशा बनी रहती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से किसी घटक के अनुपात या गुणवत्ता में ह्रास होने पर स्वचालित प्राकृतिक क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न होती है एवं पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। आज पारिस्थितिकी असंतुलन मानव द्वारा प्रकृति में किए गए अत्यधिक हस्तक्षेप का परिणाम है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये है कि कम से कम प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेंगे, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र एक रामबाण प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए, आशय क्या है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े पूछे जाएंगे, जिनको ध्यान रखना है। तो उत्तर लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना है, अर्थात कई पारिस्थितिकी तंत्रों को मिलाकर एक जैवमंडल बनता है। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक छोटे या बड़े स्थान के सभी जीव जंतुओं व उसके भौतिक पर्यावरण के सम्मिश्रण का योग को कहते हैं। क्लियर? जबकि जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों व उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग को दर्शाता है। क्या? जैवमंडल। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जल की विभिन्न गहराइयों में विभिन्न प्रकार के जीव जल की विभिन्न प्रकृति या फिर भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हैं, वो क्रियाशील है, वही हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रस्तुत की, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टंसले ने दी है, R.L. लिंडमैन ने दी है, तो दोनों की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, जो आपको बेटर लगे वो ध्यान में रखेंगे बस। ठीक है, ऊपर मैंने आपको अजैविक घटक बताया था, ये देखिए जैविक घटक भी जान लीजिए। तो जैविक घटक के समस्त जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटक में समस्त जीवधारियाँ जितने भी होते हैं, जिनके अंदर जान रहती है, उनको सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु तथा पादप समुदाय साथ साथ रहते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से परस्पर समृद्ध होते हैं। लिंडमैन एक प्रमुख विद्वान है। ठीक है, इन्होंने इस संबंध में 1942 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार भोजन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में विभाजित किया गया, यानी कि इन 3 भागों में विभाजित किया गया। तो आप इस प्रकार लिखेंगे जैविक घटक के बारे में। ओके, अब अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अर्थ बताइए, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ लिखेंगे, यानी कि परिभाषा लिखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे कि वे सभी परिस्थितियाँ एवं तथ्य जिनका संबंध मानव और उसके जीवन के क्रियाकलापों से है,
ठीक है, सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर मानव विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाली सभी दशाएं उसके पर्यावरण का अंग हैं, यानी कि पार्ट है। पर्यावरण का समान अर्थ भौतिक परिवेश है, ठीक है, परिवेश से है, जो पृथ्वी के जैव जगत को आवृत किए हुए है तथा जिसके प्रभाव से जीवन स्पंदित होता है। अब इसकी परिभाषा भी सुन लीजिए। तो इसकी परिभाषा फिटिंग, एक विद्वान इन्होंने कहा है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, अर्थात जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर वातावरण कहलाते हैं। और टफले ने कहा है कि प्रभावकारी दशाओं व संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वो वातावरण कहलाता है। तो आपको जो परिभाषा लगे वो पढ़ लीजिएगा, और पारिस्थितिकी का अर्थ परिभाषा पढ़ लीजिएगा, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बताए, और एक दो है वो भी बता दे रहे हैं। सुनामी क्या है पढ़ लीजिएगा, समय के शॉर्टेज है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा उत्तर और प्रश्न दोनों यहाँ पर प्रस्तुत है, देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण का अर्थ मैं बता ही चुका हूँ। टिहरी बांध योजना के बारे में कभी कदार आ जाता, तो ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फिलहाल जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, जिनकी अनेक संभावनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखेंगे, और काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है। और ये PDF थोड़ा आप लोगों के लिए बताऊंगा कि अब ये आपको मैसेज कर देंगे, आप लोगों को हम जो छात्र में मैसेज करेंगे उनको हम बता देंगे PDF आपको कैसे मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।